कॉस्टिंग फटाफट डिसीजन मेकिंग एंड सॉल्यूशन। हेलो फ्रेंड्स, कॉस्टिंग फटाफट में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग चैप्टर में कुछ डिसीजंस लिए थे और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम हर डिसीजन को एक टॉपिक को लेंगे और उस पर एक सवाल करेंगे सो दैट इट विल बिकम मोर इजियर फॉर द स्टूडेंट्स टू रिलेट द प्रॉब्लम विद द कंसेप्ट्स। और उसी सीरीज में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेकंड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट वर्सेस ओवर टाइम, मेक और बाय डिसीजन एंड लिमिटिंग फैक्टर। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 20 सेकंड के लिए रहेगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, वरना मैं इसका लिंक अब पीडीएफ का मैं डाल दूंगा, वो वहां से आप उसको ले सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जैसा मैंने कहा था कि पहले क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि वो क्या चाहता है। यू आर रिक्वायर्ड सबसे नीचे लिखा होता, वहां से स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आपके मोबाइल फोन्स पर क्वेश्चन है, लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट विद कैलकुलेशन, मतलब वर्किंग नोट बनाए और ये भी देखेंगे कि कैसे मैं क्वेश्चन करता हूं और इसी तरह से आपको अपने फाइनल एग्जाम में प्रोफेशनल तरीके से क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है ना। You are required to prepare with calculation which component and what quantity should be manufactured. Which component and what quantity should be manufactured in 20,000 hours of press time available. कह रहा है कौन सा कंपोनेंट और कितना बनाए, प्रोडक्ट मिक्स, लेकिन 20,000 घंटे या आवर्स ही अवेलेबल है, लिमिटिंग फैक्टर। पहला ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, कीपिंग इन माइंड लिमिटिंग फैक्टर। सेकंड पूछता है पॉइंट, वेदर इट वुड बी प्रॉफिटेबल, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद होगा, टू मेक एनी ऑफ द बैलेंस कंपोनेंट, अगर कोई कंपोनेंट हम नहीं बना पा रहे हैं तो उसको बनाना प्रॉफिटेबल होगा ऑन अ सेकेंड शिफ्ट बेसिस। क्या उस प्रोडक्ट को हम सेकेंड शिफ्ट में जाकर बनाएं इंस्टेड ऑफ बाइंग देम फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, बजाय इसके कि हम आउटसाइड सप्लायर से खरीदें। अब इन दो लाइनों से दिमाग में मेरे आ गया कि क्या चाहता है, कि वो चाहता है कि मान ले वो प्रोडक्ट बना रहा है, इस क्वेश्चन में 4 प्रोडक्ट बना रहा है, तो पहले हमको ये तय करना है कि हमको प्रोडक्ट बनाना है लेकिन 20,000 आवर्स ही अवेलेबल है, तो उन 20,000 आवर्स का पूरा यूटिलाइज करते हैं। अगर सारे बन जाते हैं तो देयर विल नो क्वेश्चन ऑफ सेकंड शिफ्ट। बट ऐसा होगा नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि वो कह रहा है तो इसका मतलब कोई प्रोडक्ट बन जाएगा, 2-3 कुछ प्रोडक्ट बच जाएंगे, उसके लिए हम ऑप्शन पे जाएंगे कि हम सेकंड शिफ्ट में जाएं। सेकंड शिफ्ट में जाएंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये देख लो तुम्हारे लिए क्या फायदेमंद है, कि हमको सेकंड शिफ्ट चलानी है या हमको बाहर से खरीदना है, या कंपनी कह रही है हम बाहर से नहीं खरीदना चाहते तो भी देखेगी कि हम सेकंड शिफ्ट में क्या पैसा खर्च होगा। अब आप सोचें कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यही पढ़ा था कैसे हम लोग करेंगे। तो ये कंपनी है, इस कंपनी में 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं ए बी सी डी, और इन 4 प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको दे रखी है। मैं इंपॉर्टेंट चीजें बोलता हूं, बाकी आप क्वेश्चन में पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन में 20,000 मेटल प्रेसिंग कैपेसिटी आवर्स दे रखे हैं विच इज अ लिमिटिंग फैक्टर, और उससे रिलेटेड डिटेल्स दे रखी है क्वेश्चन में। मैं वो सब डिटेल्स नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि वो सब डिटेल्स आप क्वेश्चन में पढ़ लेंगे। मैं सीधे गया व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो उन्होंने कहा कि केवल ये पता करो कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, यू आर विच कंपोनेंट एंड व्हाट क्वांटिटी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन 20,000 आवर्स। हम सबसे पहले ये पता करें कि हम कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमने कहा था कि जब भी प्रोडक्ट मिक्स की बात आएगी देन डिसीजन इज ऑलवेज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और if there is a limiting factor
देन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, तो पहले हम यही चलते हैं। तो हमने कहा है कि स्टेटमेंट बना लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को बताना है कि हमने कैसे डिसीजन लिया, तो हमने लिखा स्टेटमेंट showing contribution per limiting factor। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया जो शो करेगा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। फिर हम रैंकिंग करेंगे, देन वी विल टेक डिसीजन। तो हमने कहा कैसे करें, तो दो हमारे पास क्वेश्चन में 4 प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी डी, और कंट्रीब्यूशन पहला स्टेप क्या था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक जाए, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए क्या था, सेलिंग प्राइस ढूंढे। देखिए क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है या सेलिंग प्राइस हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन में हमने देखा कि हमको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, सप्लाई फॉर ऑल और एनी पार्ट ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट कैन बी ऑब्टेन एट फॉलोइंग प्राइसेस इज डिलीवर्ड टू फैक्ट्री। अब क्वेश्चन में आपको कहीं भी सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा है। अब सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा है तो इसका मतलब आप कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तब कंट्रीब्यूशन आएगा। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दी है लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, इसका मतलब हम क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो हमने सोचा कैसे लेंगे, तो मैंने सोचा स्टेटमेंट शोइंग कंपैरिजन किसका, ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट। वो दे रखा है ना क्वेश्चन में कि अगर हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो फैक्ट्री तक आएगा ए 60 रुपीज में, बी 59 में, सी 52 में बाहर से मिलता है और डी 168 में मिलता है। तो हमको परचेज कॉस्ट दे रखी है, तो हमने क्या कहा, कोई नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं निकल सकता है, तो वी विल कंपेयर परचेज कॉस्ट विद वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने सोचा पहले हम लोग वेरिएबल कॉस्ट लिख लें। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और एक्सपेंसेस कितने हैं, 37 दे रखा है, 10 और 10 दे रखा है। तो यहां पर हमने लिख दिया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड हमको क्वेश्चन में दे रखा है एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 37, 10 और 10। प्रोडक्ट बी में कितना दे रखा है, 27, 8 और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 20। सिमिलरली प्रोडक्ट सी में कितना दे रखा है, 25, 22, 10। हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन कंसेप्ट 100% क्लियर होगा। 44, 40, 60 हमने देखा कि क्वेश्चन में हमने क्या सोचा था कि हम कंट्रीब्यूशन से चलेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन का मेरे पास कोई रास्ता अवेलेबल नहीं था। देन इमीडिएटली वी हैव टेकन अ डिसीजन कि सवाल ऐसे नहीं चलेगा, सवाल को ऐसे लेकर चलेंगे। और ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन में अगर ये नहीं आया था, मेरे दिमाग में कंट्रीब्यूशन था लेकिन क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, देन हमने कैसे सोचा कि हम कहां से कंपैरिजन करेंगे। तो ये आ गई हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जोड़ लेंगे हम लोग 37, ये 57 हो गई, 28, 56, 55 हो गए, 57 हो गए, 144 हो गए। इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, परचेज कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। परचेज कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी थी 60, 59, अभी मैंने बोली थी 59, 52 एंड 168 क्वेश्चन में दे रखी है कि हमको फैक्ट्री में कैसे डिलीवर करेगा। अब कंपेयर करें, अगर हम बनाते हैं तो 57 में, बाहर से खरीदते हैं तो 60 में। इसका मतलब हम क्या करेंगे,
बनाएंगे, प्रोडक्ट बी में आए। अगर हम बनाते हैं तो 55 में, बाहर से खरीदते हैं तो 59 में। हमने कहा बनाएंगे, इसका मतलब यहां पर हम लिखते जा रहे हैं मेक, यहां पर भी क्या करेंगे मेक। यहां पर आए, बनाते हैं तो 57 में, बाहर मिलेगा तो 52 में, वी कैन बाय। यहां पर बनाते 144 में, बाहर 168 में, नहीं। इसका मतलब यह तय हो गया कि प्रोडक्ट ए, बी एंड डी वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस, है ना। अब ये देखेंगे कितनी बनानी एक अलग चीज है, बट ये तय हो गया कि हमको कितना कौन कौन सा बनाना है। और ये जो बाय है, इसके लिए हमको सोचना है कि हम सेकेंड शिफ्ट में बनाएं या हम परचेज कर लें, करेक्ट। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट फिलहाल मेरी लिस्ट से बाहर हो गया, क्योंकि ये हमको बनाना नहीं है। हमको बनाना कौन सा, ए, बी एंड डी बनाना है। ये तो हमने कंपैरिजन किया, ठीक। अब ये भी देख लें, ये हटा देता हूं मैं। इसमें कितना एक्स्ट्रा हमने बेनिफिट देखना चाहे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट लिख ले। एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें 3 रुपए का है, इसमें 4 का है और इसमें 24 रुपए का। इससे हमारी लिस्ट से बाहर है, अग्री। अब डिसीजन इस बेसिस पर होगा, तो ये क्या है, हम सबसे ज्यादा इसको बनाएंगे, इसमें यार सबसे ज्यादा फायदा है, फिर हम इसको बनाएंगे, फिर हम इसको बनाएंगे। बट डिसीजन तो लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान में रखना करना। और लिमिटिंग फैक्टर क्या था, लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चन में दे रखा था 20,000 आवर्स। कौन से आवर्स है ये, प्रेसिंग आवर्स है, ठीक। क्वेश्चन में देखिए कहीं पर दे रखा हुआ है कि जो प्रेसिंग आवर्स है वो 10, टेबल के ठीक नीचे देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेट टू द यूज ऑफ मेटल प्रेसेस, जो टेबल दे रखी है उसके ठीक नीचे विच कॉस्ट 10 पर आवर। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो 10 रुपीज पर आवर है टू ऑपरेट। फिर फिक्स ओवरहेड आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, सप्लाई दे रखी है। तो हमने कहा ठीक है, अब हमको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो हमने कहा, कह रहा है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस पे चलते हैं, तो हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ए, बी, सी, डी। कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, 10, 20, 10, 60। फिर उस लाइन को पढ़ लीजिए जिसमें वो कह रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेट टू यूज ऑफ मेटल प्रेस विच कॉस्ट 10 पर आवर, 10 रुपए 1 घंटे का लगता है, टू ऑपरेट। इसका मतलब जो 20,000 प्रेसिंग आवर्स हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेट करता है। और रेट कितना दे रखा है, ₹10 पर आवर। अगर 10 रुपए पर आवर है और डायरेक्ट एक्सपेंस 10 रुपए है, तो यहाँ 1 आवर लगेगा, यहाँ 2 आवर लगेगा, यहाँ 1 आवर लगेगा, यहाँ 6 आवर लगेगा। क्या कह रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस के रेट क्या है, 10 रुपीज पर आवर। अब हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट में कितने प्रेसिंग आवर्स लगते हैं। अब आप पूछेंगे सर आप ये क्यों निकाल रहे हैं। अगर ये हमने कहा डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट, बट कंट्रीब्यूशन तक रास्ता नहीं था तो हमने कंपेयर किया इसको। और अगर अभी इसमें लिमिटिंग फैक्टर का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है तो हमने कहा लिमिटिंग फैक्टर निकालते हैं। और जब लिमिटिंग फैक्टर होता है तो डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर।
हमने निकाला लिमिटिंग फैक्टर क्या है 20,000 आवर्स है। कैसे है, डायरेक्ट एक्सपेंस के बेसिस पर है। रेट कितना है 10 पर आवर है, तो 10 रुपए को 10 से डिवाइड कर दिया 1 रुपए, 20 को 10 से डिवाइड कर दिया 2 रुपए। हम लोगों ने पढ़ा था ना कंट्रीब्यूशन, और 10 को कर दिया 10 से और यहाँ 6 से, तो हमारे पास क्या मिल गया, नंबर ऑफ आवर्स मिल गए। अब मेरा लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड करते हैं, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है, प्रेस आवर्स पर यूनिट, और प्रेस आवर्स पर यूनिट कितना है 1 2 डैश और 6। अब आप बोलेंगे आपने सी में क्यों नहीं लिखा, सी में भी लिखना चाहे लिख दें, बट ये तो हमको बनाना ही नहीं है। अब एक्स्ट्रा बेनिफिट डिवाइडेड बाय प्रेस आवर्स, ये हो गया ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन लिमिटिंग फैक्टर। यहां कितना आ गया 3 2 और 4, करेक्ट। अब नाउ डिसीजन रैंकिंग करते हैं। अब क्या करते हैं, इसकी रैंकिंग। सबसे ज्यादा पहले इसकी बनाएंगे फर्स्ट रैंक, फिर हम इसकी बनाएंगे सेकंड रैंक, फिर हम इसकी बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये तय हो गया कि ए बी सी डी में ए बी और डी बनाएंगे, सी नहीं बनाएंगे। अब ए बी डी में कौन सा पहले बनाएंगे और किसकी सबसे ज्यादा बनाएंगे, उसके लिए रैंकिंग करनी। रैंकिंग कैसे होती है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर होती है। अगर लिमिटिंग फैक्टर दिया है तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर पर लिमिटिंग फैक्टर पर होती है, बट इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, तो वी हैव टेकन डिसीजन कि हम वेरिएबल कॉस्ट और परचेज कॉस्ट को करेंगे। जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा उसके बेसिस पर हम रैंक करेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हमको क्या तय करना है कि हम प्रोडक्ट बी की कितनी बनाएंगे, ए की कितनी बनाएंगे और बी की कितनी बनाएंगे। अब क्वेश्चन में देखें, प्रोडक्ट डी की मैक्सिमम, इसका मतलब रैंकिंग के हिसाब से पहले हमको डी बनाना है, फिर ए और फिर बी। डी की मैक्सिमम देखिए रिक्वायरमेंट दे रखी है कितनी 2800, यहां हमने लिख दिया मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 2800। ए की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है 2000 और 3500। ये मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब इतनी जरूरत है, बट ऐसा नहीं है कि हम उतनी ही बना पाए, क्योंकि मेरे पास आवर्स तो केवल 20,000 ही है। तो हमने कहा बात ठीक है, तो कैसे होगा, तो मेरे पास अवेलेबल आवर्स हमने लिख लिया यहां, अवेलेबल आवर्स, अवेलेबल प्रेसिंग आवर्स कितने हैं 20,000। डी के एक में कितने प्रेस आवर्स लगते हैं, प्रेस आवर पर यूनिट, डी में कितने प्रेस आवर्स पर यूनिट लगते हैं। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, डी में प्रेसिंग आवर्स लगते हैं 4 नहीं 6 लगते हैं, इसका मतलब 6 यहां लगते हैं। ए में प्रेसिंग आवर्स कितने लगते हैं 1 लगता है, और बी में कितने लगते हैं 2। अब मेरे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं 20,000, अब इसमें कितने आवर्स लग गए, तो 2800 इंटू 6 12,000 और 4800 16,800 16,800 इसमें लग गए। इसका मतलब 20,000 में से 16,800 आवर्स तो चले गए किसमें, डी में, बचे कितने 3,200। इसमें कितने चाहिए 2,000 आवर्स चाहिए, काम हो गया, मेरे पास है 2,000 और कम हो गए। अब मेरे पास कितने बचे 1200। अब रिवर्स कैलकुलेशन, हमारे पास कितने आवर्स बचे 1200,
2 घंटा लगता है एक यूनिट में, इसका मतलब हम 3500 नहीं बना सकते हैं, हम कितनी बना सकते हैं? केवल 600। करेक्ट। अब यहां पर आ जाए, बी की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी 3500 और बी हम प्रोड्यूस कर पाए केवल 600। इसका मतलब बी की हमको कितनी अभी यूनिट कम पड़ी? 2900 शॉर्ट यूनिट्स। अब इन 2900 के लिए हमको क्या सोचना है कि हम सेकेंड शिफ्ट में जाएं या सेकेंड शिफ्ट में ना जाए। उसने कहा हम सेकेंड शिफ्ट में हमको उसको बनाना है या परचेज करना है। करेक्ट। तो देख ले सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, वेदर इट वुड बी प्रॉफिटेबल टू मेक any of the balance component required to second shift instead of buying them from outside। हमने कहा ठीक है, अब आउटसाइड में हम लोग चलते हैं। इसका मतलब ये सब काम तो हुआ सिंगल शिफ्ट में, ये सारा काम किस में हुआ? सिंगल शिफ्ट में। इसके लिए हमको अकल लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमको केवल सेकेंड शिफ्ट में किसके लिए जाना है? सेकेंड शिफ्ट में केवल जाना हमको 2900 यूनिट्स के लिए। तो हमने सोचा क्या करें, तो हमने सोचा पहले निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2900 यूनिट्स इन सेकेंड शिफ्ट। पहले ये निकाल तो लें कि सेकेंड शिफ्ट में अगर हम जाते हैं और 2900 यूनिट्स बनाते हैं तो कितना पैसा खर्च होगा। तो हमने कहा ठीक है, क्या खर्च होगा? वेरिएबल कॉस्ट खर्च होगी। वेरिएबल कॉस्ट एज पर फर्स्ट शिफ्ट। अब फर्स्ट शिफ्ट में जाएं, जो पहले कैलकुलेशन शीट है उस कैलकुलेशन शीट में देखें कि बी को बनाने की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 55 रुपए है, जो फर्स्ट शिफ्ट में लग रहा है। करेक्ट। जब वो सेकेंड शिफ्ट में आता है तो वो बोलता है कि डायरेक्ट वेजेस बढ़ जाएंगी। देखिए लाइन लिखी हुई है, यू आर रिक्वायर्ड से ठीक ऊपर की 2 लाइनें देखें। सेकेंड शिफ्ट ऑपरेशन वुड इंक्रीज डायरेक्ट वेजेस बाई 25% ओवर नॉर्मल शिफ्ट। जितना डायरेक्ट वेजेस नॉर्मल शिफ्ट में है उस डायरेक्ट वेजेस का 25%। वेरिएबल कॉस्ट का नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितनी है? 8 रुपए। देखिए प्रोडक्ट बी में जाइए, टेबल में देखिए, डायरेक्ट वेजेस के सामने 8 रुपए है, 8 का 25% 2 रुपए। ये क्या हो गया? इंक्रीज इन वेजेस। इसका मतलब ये कह रहा है देखो इतना तो वेरिएबल लगेगा ही, प्लस 2 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारी बढ़ जाएगी, और 2 रुपए बढ़ जाएगी, और 2 रुपए बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 57 रुपीज पर यूनिट हो जाएगी। अग्रीड। इसका मतलब ये हो गई हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और यूनिट कितनी बनानी है? 2900। इसको टोटल से हटा दे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 2900 इंटू 57। कैलकुलेटर उठा लू मैं, मल्टीप्लाई कर लू, 165,300। इसका मतलब हुआ कि अगर हम प्रोडक्ट बी की 2900 यूनिट और बनाते हैं तो सेकेंड शिफ्ट में 1,65,000 तो ये खर्च होगा। अब क्वेश्चन में देखें कोई और खर्चा तो नहीं है, तो हमने कहा चलो देखते हैं क्या है। जो जहां यू आर रिक्वायर्ड लिखा था उससे 2 लाइन ऊपर में सेकेंड शिफ्ट में लिखा था 25% वेजेस बढ़ेगी, उसके आगे बोलता है एंड फिक्स ओवरहेड, मतलब वेरिएबल जो बढ़ेंगे वो तो 25% बढ़ेंगे, बट फिक्स ओवरहेड बाई ₹500 फॉर ईच 1000 आर
और पार्ट दे रहा हूं, मतलब अगर 1000 घंटे या उसका कुछ हिस्सा पार्ट देर ऑफ करोगे तो 500 रुपए फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी सेकेंड शिफ्ट में जाने पर। क्या कह रहा है, अगर आप 1000 घंटे या उसका पार्ट में कुछ जाते हैं तो 500 रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट, इसका मतलब 1000 घंटे पर 500 रुपए, 1000 आवर्स पर 1000 आवर्स पर 500 रुपीज। तो बात आ रही है ये 500 रुपए डिपेंड करता है नंबर ऑफ आवर्स पे। तो हमने कहा नंबर ऑफ आवर्स निकाल लेते हैं। 2900 यूनिट बनती हैं और बी की एक यूनिट बनाने में प्रेसिंग आवर्स लगते हैं 2। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए, 5800 आवर्स, हाँ या ना। और 5800 आवर्स हो गए और 500 रुपए लगते हैं 1000 आवर्स के, तो 5800 बोला है, इसका मतलब 1000 और पार्ट देयर ऑफ मतलब राउंडिंग ऑफ करेंगे थाउजेंड्स में, क्लास 6 7 पे पढ़ा पर राउंडिंग ऑफ करेंगे थाउजेंड्स में, तो 5000 आवर विल बिकम 6000, राउंड ऑफ कर देंगे तो, राइट। इसका मतलब 6000 घंटे के लिए कितना हो जाएगा, 3000 रुपए। ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन में इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट आते हैं और छूट जाएगा तो यहाँ 58 ले लेंगे तो यहाँ पर 29 हो जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट मींस फिक्स प्लस वेरिएबल। इसका मतलब अगर हम सेकंड शिफ्ट में जाते हैं और 2900 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो 1,68,300 रुपीज मेरी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। अब उसने कहा ना ये बताओ कि हम सेकंड शिफ्ट में जाएं या परचेज करें, तो हमने कहा अच्छा रुको परचेज कॉस्ट को भी निकाल लेते हैं। देखो बी की परचेज कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में, बी की परचेज कॉस्ट दे रखी है 59, पीछे वाली स्लाइड में होगा, तो 2900 इंटू 59 मल्टीप्लाई कर दें, 1,71,100। इसका मतलब बनाने की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कर दें 168, परचेज कॉस्ट 171। इसका मतलब हम बनाएंगे, कितना फायदा होगा तो इसमें से ये माइनस कर दें। अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कि क्या बेनिफिट होगा तो हम माइनस कर दें। तो अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो 2800 रुपीज का हमको बेनिफिट होगा, और अगर हम परचेज करते हैं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमको 2800 का लॉस होगा। यहां पर आकर जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा तो हम अब इसका स्टेटमेंट कंक्लूड भी करना चाहिए। कई बार क्या होता है बच्चे एग्जाम में कैलकुलेशन करके छोड़ देते हैं, बोलते हैं एग्जामिनर खुद ही समझ लेगा, वो सब समझता है लेकिन हमको अपनी बात पूरी रखनी है। अब हम यहां पर लिखेंगे सिंस एज पर द कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज 168,300 which is less than the purchase cost which is 1,71,300, hence decision is taken or management is advised to go for manufacturing of product B in second shift. करेक्ट। एक बार क्वेश्चन को देख लें, समझ लें, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब आप कहेंगे सर हमने प्रोडक्ट सी को क्यों नहीं देखा कि हम बनाए या ना बनाए। प्रोडक्ट सी तो शुरू से ही बाहर है क्योंकि हमारी कॉस्ट से वो परचेज कॉस्ट ज्यादा सस्ती है तो हम बाहर से खरीद लेंगे। बट बी के केस में क्या था कि इससे प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रॉफिट के करते करते हमको पता केवल 600 यूनिट बना पाए, तो बैलेंस के लिए देखना था कि हम सेकेंड शिफ्ट में जाए या ना जाए।
और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और पीछे वाले वीडियो से रिलेट करें। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इन केस कोई चीज नहीं समझ में आती, जस्ट नोट इट डाउन कि आपने क्वेश्चन में ये कहा था, क्वेश्चन ये कह रहा है, टेक्स्ट करें, देन आई विल रिजॉल्व द क्वेरी। अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आया हो, ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कॉस्टिंग फटाफट नेक्स्ट वीडियो में दूसरा डिसीजन और उसके साथ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आएगा आपके पास। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।